हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 में हमने क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो 26 से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप कि 25 तक आप सबको क्लियर हो गया हो। और अगर लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप करेक्ट कर लिया करें। वैसे तो नहीं होगी बट फिर भी आप करेक्ट कर लें। ओके, क्वेश्चन 26 में है the side of a rhombus is 10 centimeter, okay, and one of its diagonal is 12 centimeter. रोम्बस की एक साइड गिवन है, इसका मतलब सारी साइड इक्वल होती हैं रोम्बस की, तो हमारी 4 साइड 10-10 सेंटीमीटर की है। उसमें डायगनल गिवन है, डायगनल है 12 सेंटीमीटर। 2 डायगनल्स होते हैं जिसमें उसने 1 डायगनल दिया है और फाइंड करने के लिए कहा है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर तो बहुत इजी होता है किसी भी फिगर का कैलकुलेट करना। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, ओके, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू साइड या सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ सारी साइड इक्वल है तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर ले या एक साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर ले, दोनों का एक ही मतलब होगा क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, 4 इंटू 10 सेंटीमीटर साइड है तो ये आंसर आ गया आपके पास 40 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। सेकंड के लिए हमें फिगर ड्रॉ करना होगा क्योंकि सेकंड एरिया जो पार्ट उसने पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, वो हमें विदाउट फिगर समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर के में हम बनाते हैं रोम्बस, ओके, और जो भी आपको गिवन है वो इसमें हम ड्रॉ करते हैं। रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट है 10 सेंटीमीटर। एक डायगनल दिया है, कोई भी डायगनल को हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक डायगनल। अगर हमने इस डायगनल को यूज़ किया है तो ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। और एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। कि एक डायगनल दिया है, सेकंड डायगनल हमें दिया नहीं है तो एरिया तो पॉसिबल ही नहीं है आपको कैलकुलेट करना जब तक आपके पास सेकंड डायगनल नहीं होगा। तो सेकंड डायगनल हम कैसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पर? अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, सेकंड डायगनल कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिगर से। यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया सेकंड डायगनल को। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये पता है, मैं यहाँ पर रोम्बस की एक प्रॉपर्टी लिखती हूँ, रोम्बस diagonals bisect each other, diagonals bisects each other at 90 डिग्री। यानी रोम्बस के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी करते हैं। यानी अगर एक डायगनल पूरा 12 सेंटीमीटर है तो वो बाइसेक्ट करेगा तो वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसका हम नाम दे देते हैं रोम्बस का ABCD और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है डायगनल O पॉइंट पर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है। अगर हम इस पर थोड़ा सा फोकस करें फिगर पर तो जो इसमें 4 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं वो सारे बिल्कुल सेम हैं। कैसे? ये 6 है, ये 10, ये आपको गिवन नहीं है, ये 6, ये 10, ये पार्ट गिवन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के सेम हो गए, इक्वल हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये दिया हुआ है, एक साइड को 10 और ये 6, ये 6 और ये 10, यानी ये नहीं दिया हुआ, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कितने डिग्री एंगल पर करते हैं? 90 पर। तो ये सारे जो ट्रायंगल्स हैं वो 90 डिग्री के ही हैं। अगर इसमें से हम कोई भी एक ट्रायंगल का यूज़ करें तो मुझे कैलकुलेशन के बाद O से A का मेजरमेंट मिल जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब जस्ट हाफ होना, ठीक है। अगर OA मिल गया तो आप AB को कैलकुलेट कर सकते हो डबल करके, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इसकी, आप इसी के साथ में इसको नोट करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने एक ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल AOB, एक ले लिया मैंने ट्रायंगल, ओके, AO और B, मैंने ये ट्रायंगल यूज़ किया। इसमें
एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, तो एंगल ओ कितने डिग्री का है यहाँ पर 90 डिग्री का। जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है और तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी ओ से ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके ठीक अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, सॉरी हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम है ओ ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 36, इसको हमने ट्रांसफर किया 100 माइनस 36 इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ये आ गया 64 इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 8 का। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, कंपेयर किया दोनों तरफ स्क्वायर है तो ओ से ए की वैल्यू मिल गई हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ पार्ट हमें कैलकुलेट हो गया ओ से ए। तो क्या हम ए से सी को मेजर कर सकते हैं? जितना आपके पास ओ ए होगा उतना आपके पास ओ सी होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं तो हम उसका डबल भी कर सकते हैं। तो ए से सी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी? ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए। 2 इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर हमारे पास सेकेंड डायगोनल आ गया ए सी। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ अ रोम्बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, और याद नहीं है तो इसको हाईलाइट कर लेना, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, या प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स भी लिख सकते हैं। दोनों का एक ही मीनिंग है, हम प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई का मीनिंग प्रोडक्ट ही है, और दोनों डायगोनल का हम डायगोनल 1 और डायगोनल 2 लिख सकते हैं नाम। ओके, एक डायगोनल को लिख दिया हमने, अगर आप लिखना चाहते हो ए सी, दूसरे डायगोनल का नाम लिख दिया बी डी, जो इसमें लिखा भी हुआ है फिगर में। ए से सी का मेजरमेंट अभी कैलकुलेट किया है 16, बी से डी आपको 12 पता है, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 6 12 के 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस ये हो गया और पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस 40 सेंटीमीटर हो गया। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, आप ज़रूर लिखना, अपने इस फिगर के जस्ट नीचे ही लिख लेना, जिससे आप जब भी फिगर को देखेंगे आपको याद रहेगा कि हमें इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने की वजह से सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर्स, आर द एरियाज सेम। ये फिगर आपको गिवन है, ये स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हमें पता लगा कि ये स्क्वायर है। 7 सेंटीमीटर 7 7 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें हमने एक जो साइड है, इस साइड की हेल्प से हमने एक सेमी सर्कल कट किया, यानी जो स्क्वायर की साइड होगी वो इसका क्या होगा? डायामीटर होगा इस सेमी सर्कल का। ठीक है, और जो हमारे पास एक साइड है उसमें से हमने इस तरीके से एक 1/4 पार्ट कट कर लिया सेमी सर्कल का या सर्कल का। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से कि अगर हम कभी भी सर्कल लेते हैं ये, और उसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, यानी पहले हमने उसको हाफ किया, फिर उसका भी हमने 4 पार्ट कर दिया, यानी हमने उसको अगर फोल्ड किया तो हमें इस तरीके का पार्ट मिलता है ये, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है, जो इस सर्कल के एरिया का 4th पार्ट होता है। यानी हमने एक सर्कल, कोई पेपर पर सर्कल लिया, पहले उसको हाफ किया, फिर उसका एक बार फोल्ड और कर दिया, तो ये इस तरीके की शेप में दिखेगा आपको। तो जब ये शेप में दिखेगा तो ये एंगल होता है 90 डिग्री, और ये सर्कल के एरिया का 4th पार्ट होता है। यानी अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इसका सिर्फ इसी पार्ट का एरिया, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और मुझे 4th पार्ट चाहिए तो मैं लिखूंगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4th। किसका?
इस पार्ट का, और इसकी रेडियस वही होगी जो हमारी सर्कल की रेडियस होगी, यानी सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम r कहेंगे। तो आपके पास जितनी रेडियस का सर्कल होगा उतनी ही रेडियस इसकी होगी। ओके ओके, हमारे पास पूरे सर्कल जितने भी हम इसमें से पार्ट कट कर रहे हैं, तो इस सेमी सर्कल की डायमीटर आपको गिवन है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर की हेल्प से उसने सेमी सर्कल कट किया, तो वो सेमी सर्कल जो है आपका डायमीटर क्या दे रहा है आपको, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, हम बता सकते हैं 7 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दी हुई है सेमी सर्कल की कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास में r, ये हो गई 7/2 सेंटीमीटर। मैं इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर रही। ओके, अब आपके पास हमने पहले स्क्वायर में से ये कट किया सेमी सर्कल, फिर हमने यहाँ से 2 क्वाड्रेंट और कट कर लिए, तो आपके पास कुछ ना कुछ पेपर ज़रूर बचेगा। वो जो पेपर है उसको हम यहाँ फिगर में शेडेड पार्ट बोल रहे हैं। तो वो जो आपके पास पेपर है, वेस्ट पेपर जो आपके हाथ में बचा हुआ है, ये सब कुछ कटिंग करने के बाद उस पेपर का एरिया क्या होगा, यानी अगर हम इस फिगर को देख रहे हैं तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो बचा हुआ पार्ट है, इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। तो आपके पास सबसे पहले शेप क्या थी जिसमें से हमने ये सब कट किया, वो शेप थी स्क्वायर। उसमें से हमने क्या कट किया, सेमी सर्कल कट किया। उसमें से क्या कट किया, 2 क्वाड्रेंट्स कट किए। अगर मैं इन सबका एरिया प्लस कर दूं और पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दूं, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, एक ही लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर ये लिखने का काम खत्म हो जाएगा। एरिया ऑफ ये ए पार्ट है आपका, ठीक है। बी और सी पार्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इस पार्ट का आंसर मिलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट या पोर्शन, जो भी वो कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, पोर्शन इज इक्वल टू, सबसे पहली शेप थी हमारे पास स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हमने क्या माइनस किया, इसमें से हमने माइनस किया क्या, हमने एक सेमी सर्कल किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल प्लस, प्लस ही तो करेंगे क्योंकि पहले ये दोनों प्लस होंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे। एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, ये लिख दिया माइनस ब्रैकेट। सेमी सर्कल का होता है एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, क्वाड्रेंट का एरिया अभी आपको बताया था, एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है यहाँ पर, 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। 2 की टेबल से ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं करना है आपको क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है। इस 2 से इस 4 को इसलिए कट किया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, अब हमारे पास साइड इंटू साइड में क्या आ जाएगा, 7 इंटू 7, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। दोनों हाफ हाफ हैं, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो क्या मैं इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहीं कर देती हूँ, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एलसीएम तो आपका 2 ही आएगा, 1 ही आएगा लास्ट में, दोनों न्यूमरेटर प्लस कर दिए, ये कट हो गया, क्या रह गया आपके पास पाई आर स्क्वायर, यानी ये सारी जो हमने ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन की थी वो पाई आर स्क्वायर मिलेगी हमें, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में पूरा लिख दे रही हूँ, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई वैल्यू 22/7 लिखेंगे, यहाँ पर 7/2 आर की वैल्यू 7/2,
ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा आपका सब कुछ, ठीक है। 7 से 7 कट हो गया, 2 से ये हो गया 11, 11 इंटू 7 कितना हो गया 77, यानी 49 माइनस 11 7 सा 77/2, ठीक है। 2 का इसमें डिवाइड किया तो ये आएगा 49 माइनस 2 3 सा 6, 2 8 सा 16, 2 5 सा 10, ये पूरा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके स्क्वायर। अब आप इसको इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या कैलकुलेट हो गया हमें 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमने सर्कल को इस तरीके से कट किया, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था उसका एरिया कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट पार्ट 27 क्वेश्चन में बी पार्ट है। फिगर ये है आपके पास दिया, उसने सब कुछ स्क्वायर में ही है। पहले पार्ट में उसने एक सेमी सर्कल कट किया था, 2 क्वाड्रेंट कट किए थे। इस बार उसने 2 सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से कट किए हैं और आपको ये कहा है जो ये रिमेनिंग पार्ट है यानी जो शेडेड पोर्शन है आपके पास में उसका एरिया क्या होगा। बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा जो हमने अभी फॉलो किया था, ठीक है। आप कैसे करेंगे इसको, ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सिमिलर है ए पार्ट का, बी पार्ट का और सी पार्ट का भी, क्योंकि सभी में 7 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर से ही कैलकुलेशन करवा रहा है, ओके। तो हम यहाँ पर निकालेंगे एक सेकेंड, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये हो गया शेडेड पोर्शन। क्या करेंगे इसमें शेडेड पोर्शन में हम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ओके। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल एक बार में ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, दोनों सेमी सर्कल ही है, सेमी सर्कल, ओके। अब यहाँ पर साइड इंटू साइड होता है एरिया, साइड इंटू साइड, ओके। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास 2 और सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2, तो ये कैंसिल हो गया। क्या रहा हमारे पास में, साइड इंटू साइड और माइनस πr², ओके। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, माइनस पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है आपके पास 7/2 इंटू 7/2, 2 से ये कैंसिल हो गया 11, 7 से ये कैंसिल हो गया 1, क्या आ गया 49 माइनस 77/2, ये हो गया आपके पास में 49 माइनस 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10। ये सब कुछ एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका पास आ गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, करेक्ट है। यानी बी पार्ट में जो हमारे पास कैलकुलेशन आई है वो आ गई 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए पार्ट में भी बिल्कुल यही आई। अगर आप देखो तो सी पार्ट का जो फिगर है आपके पास वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। मैं इसी को रिमूव कर रही हूँ अब और इसी में आगे बना रही हूँ कि उसने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है सी पार्ट में, बिल्कुल सेम रहेगा हमारे पास ये, ठीक है। अब आपके पास ये शेडेड पार्ट है और यहाँ पर ये शेडेड पार्ट है। अभी भी आपके पास 2 सेमी सर्कल है, फर्स्ट सेमी सर्कल सेम है और जो सेकंड सेमी सर्कल का उसको हमने रोटेट कर दिया,
बात बिल्कुल वहीं की वहीं आ गई आपके पास। यानी हम इसको सी पार्ट को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते, बी हो गया, इसको हम सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी बिल्कुल सेम पैटर्न होगा कि 2 सेमी सर्कल्स हैं और वो किसके अंदर हैं, स्क्वायर के अंदर। ये बचा हुआ पार्ट है आपके हाथ में, इसका एरिया क्या होगा, तो डायमीटर इसकी भी 7/2 7 है, इसकी भी 7 होगी, रेडियस इसकी 7/2 है, इस सेमी सर्कल की भी 7/2 होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, सेम फॉर्मूला। ओके, बस सेमी सर्कल को हमने रोटेट कर दिया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सी पार्ट को, तो सी पार्ट का आंसर भी सेम आएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने इसको हैंड टू हैंड सी पार्ट भी कर दिया, फिगर चेंज है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा आपके पास। ओके, आर द एरिया सेम, यस, 3 फिगर्स थे और 3 फिगर्स का एरिया सेम ही आया है आपके पास, यस। आप लास्ट में आंसर दे सकते हैं, यस। Are the areas same? Yes, areas are same. Areas are same. ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 27, जिसके ए बी सी पार्ट का एरिया बिल्कुल इक्वल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अ रेक्टेंगुलर लॉन is to be surrounded externally by a path which is 3 meter wide if the dimension of lawn are 35 meter and 45 meter. Find the cost of constructing the path at the rate of ₹100 per meter square. Okay, ये कुछ इस तरीके से है, मैं आपको फिगर से बताती हूँ। ठीक है, एक हमने ये बनाया लॉन, आप लॉन नहीं समझ रहे हो तो आप समझ लीजिए ये एक गार्डन है पूरा। ठीक है, इसके अंदर भी हमें इस तरीके से पूरा बताती हूँ। ये आपके पास जो जगह मैंने बनाई है ना, ब्लैंक स्पेस, आप ये समझ लीजिए ये वॉक करने की जगह है, इस पर हम करते हैं वॉक, और ये हमारा गार्डन है खेलने के लिए। तो जो इनर डायमेंशंस हैं वो आपको उसने दी हुई है, और उसने विड्थ दी हुई है आपको 3 मीटर, यानी 3 मीटर वाइड, और द डायमेंशन ऑफ द लॉन 35 मीटर एंड 45 मीटर। तो 35 मीटर हमारे पास ये है लेंथ, और 45 कर लीजिए इसको, ये 45 हो गई। ओके, और ये है हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर। अगर हम अंदर वाला जो पार्ट है, इनर रेक्टेंगल है, उसका एरिया कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सारा एक साथ क्लियर नहीं होगा। तो लेंथ ऑफ द इनर रेक्टेंगल कितना होगा, 35 मीटर, या ब्रेथ ले लेते हैं हम इसको, लेंथ ऑफ द इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल इक्वल टू, ये करेक्ट कर देते हैं, रेक्टेंगल इज इक्वल टू 45 मीटर। ठीक है, इसी में हम लिखते हैं ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो गया, 35 मीटर। तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 45 इंटू 35, हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरा हो गया मीटर स्क्वायर। 35 इंटू 45 कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1575 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मिस्टेक नहीं हो। 45 इंटू 35, 5 इंटू 5 25, 22, 3 5 15, 12 और 1 13, 5751, 1575 करेक्ट लिखा है। इतना हमें समझ आ गया कि हमने अंदर वाली जो डायमेंशंस दी थी उसके बेस पर हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पाथ 3 मीटर वाइड, पाथ का मतलब है ये वॉक करने की जगह है आपके गार्डन में,
तो जो वो पाथ है उसकी जो विड्थ है वो हमें 3 मीटर दे रखी है। अगर इनर डायमेंशंस आपको गिवन है तो हम आउटर डायमेंशंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी आपको बताते हैं। ये है आपके पास विड्थ, चारों तरफ से 3 मीटर वाइड है, ये भी 3 मीटर वाइड है आपके पास में, ये भी 3 मीटर, यहाँ से भी वाइड है, मतलब बिल्कुल इक्वली वाइड है। और यहाँ से भी 3 मीटर है और यहाँ से भी 3 मीटर है। ठीक है, तो आप ये देखो, क्या हम आउटर लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं? 45 ये है, 3 इधर से प्लस किया, 3 इधर से प्लस किया, यानी 6 प्लस किया, कितना आ गया ये हमारे पास 51 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम करेंगे 35 इधर, 5 इधर, सॉरी 35 ये है इनर ब्रेथ, 3 मीटर, 3 मीटर 6 प्लस किया तो ये आ गया आपके पास 41 मीटर। तो आउटर डायमेंशंस भी हमें मिल गई रेक्टेंगल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर विड्थ कितनी है आपकी, विड्थ इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द आउटर डायमेंशंस, आउटर रेक्टेंगल क्या होंगी इसकी रेक्टेंगल की लेंथ? पहले थी आपके पास 45, उसमें हमने 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से प्लस की 51 मीटर ये हो गई। ओके, 45 में 3 प्लस 3 किया तो ये हो गई आपके पास 51। अब है आपके पास ब्रेथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल कितना हो गया? 35 पहले था, उसमें हमने 3 प्लस 3 किया तो ये आ गया आपके पास 41 मीटर। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, क्या होगा फॉर्मूला? L इंटू बी, कितना हुआ 51 इंटू 41, तो ये आ जाएगा 2091 आना चाहिए, पर और चेक कर लेते हैं, 2091 मीटर स्क्वायर। और चेक कर लेते हैं 41 इंटू 51, 14, 5 1 ज़ा 5 और ये हो गया 9, करेक्ट लिखा है। ओके, यहाँ तक हमने बिल्कुल करेक्ट किया। अब वो पूछ रहा है आपसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंसल्टिंग द पाथ ऑफ द रेट ₹100 पर मीटर स्क्वायर। पाथ को बनाने के लिए उसने इतनी कॉस्ट दी पर मीटर के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें जब एरिया ही नहीं पता पाथ का तो हम कॉस्ट कैसे बता सकते हैं? पूरी पाथ की कॉस्ट क्या होगी अगर पर मीटर स्क्वायर का 100 रुपीज़ देते हैं? तो सबसे पहले तो हमें पाथ का एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो एरिया ऑफ द पाथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल में से अगर मैं इनर रेक्टेंगल को माइनस कर दूं, ठीक है, इनर रेक्टेंगल का एरिया आउटर में से माइनस कर दें तो हमें ये पाथ मिल जाएगा, उसका एरिया वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ओके, आउटर रेक्टेंगल कितना निकाला हमने? 2091 मीटर स्क्वायर माइनस इनर रेक्टेंगल का एरिया है 1575 मीटर स्क्वायर। 11 माइनस 5 हो गया 6, 8 माइनस 7 हो गया 1, और यहाँ पर हमने लिया 10 माइनस 5 हो गया 5, 516 मीटर स्क्वायर आपके पास ये आ गया आंसर किसका? 50, ठीक है, मीटर स्क्वायर। पाथ का एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब हमें बताना है कॉस्ट ऑफ क्या? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, बनाने में क्या चार्ज लगा? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग the path of 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया हमने? 100 रुपीज।
100 रुपीज़। किसका दिया हमने, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया हमने, 100 रुपीज़ दिया। हमारा एरिया कितना है पाथ का, 1516 मीटर स्क्वायर, सॉरी। तो 51 मीटर स्क्वायर का कितना देंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ 516 मीटर स्क्वायर का कितना देंगे, 516 इंटू 100 कितना दिया हमने, 1551600 क्या रुपीज़। इतना पेमेंट हम उसको करेंगे अगर हमारे पास इस पाथ का एरिया कितना है, 516 मीटर स्क्वायर है, और 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम उसको पे करेंगे तो हम उससे 51600 रुपीज़ पे कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन फिगर भी आप बना लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि फिगर भी आपकी हेल्प करेगा बाद में समझने में। कई बार लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन जब फिगर सामने होता है ना तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ओके, आई होप कि ये 3 क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, 26, 27 और 28 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 29 से कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।